अध्याय 1। मैं उसे मानव दुनिया में बहकाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन जो लोग भूल की नदी से गुजरते हैं वे सभी मुझे 3 जीवन पत्थर कहते हैं। तब से ऐसे लोग हैं जो मुझसे घृणा करते हैं। मेरे सामने पिछले जन्मों के लोगों का हाथ थामे लोग हैं, और ऐसे लोग हैं जो जोर जोर से रो रहे हैं। लेकिन मैं तो बस विस्मृति की नदी के किनारे एक चट्टान हूँ, बिना किसी उदासी के, बिना प्रसन्न हुए। मैं 1000 साल तक शांति से विस्मृति की नदी के किनारे रहा और अंततः एक आत्मा में बदल गया। सभी जीवित चीजों को एक कल्प से गुजरना पड़ता है। मैं अगले 100 साल तक शांति से रहा, जब तक कि मेरी मुलाकात लव्स लाइफ से नहीं हुई। एक बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला ताओवादी वोंगजुएन के पास से गुजरा और उसने मेरा भाग्य बताने में मेरी मदद की। बूढ़े आदमी ने आत्मसंतुष्ट भाव से अपना पैर हिलाया और मेरे भाग्य का अनुमान लगाया। मुझे लगता है कि वह झूठ बोल रहा है। मेरा असली शरीर तमसिंग पत्थर है। मैं पत्थर की आत्मा हूँ, पत्थर का दिल हूँ। 1000 साल पुरानी यिन ऊर्जा जो विस्मृति की नदी के तट पर नष्ट नहीं हुई है, उसने मेरे हृदय को और अधिक मजबूत बना दिया है। उस समय हमने ऐसा ही सोचा था, लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक उदास दोपहर में अंडरवर्ल्ड में मैं भूल की नदी के किनारे चलने की अपनी आदत का पालन करता रहा, जो हजारों सालों से कभी नहीं बदली थी। जब मैं वापस लौटा तो मैंने अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा। एक अचंभे में ऐसा लगा जैसे मानव क्षेत्र की धूप कोहरे के माध्यम से टूट गई। स्पाइडर लिली फूलों से भरे पीले स्प्रिंग्स रोड पर चमकती हुई शानदार सुनहरी धूप। वह आदमी तेजी से चला गया। अचानक मुझे याद आया, कई साल पहले एक नश्वर महिला गुजरी और फुसफुसाते हुए कहा, एक सज्जन लोहे और स्टील की तरह होता है, रेशम और रेशम की तरह। भूत 2। हजारों साल बीत गए। यह पहली बार है जब मेरा छोटा सा पत्थर दिल द्रवित हुआ है। वह धीरे धीरे पास आया, बेशक मुझे खोजने के लिए नहीं, बस इसलिए कि मेरे पीछे नाइहे ब्रिज है जो अंडरवर्ल्ड की ओर जाता है। मुझे लगा कि उनके जैसे किसी व्यक्ति से मिलना वाकई मुश्किल था। मुझे उस अवसर का फायदा उठाना था जब मैं उनके जैसे अद्भुत व्यक्ति से मिला। मैं आगे बढ़ा और धीरे से पुकारा, युवा मास्टर। मैं उसके साथ उसी तरह से अनुष्ठान करना चाहती हूँ जैसे किताबों में वर्णित शिष्टाचार के साथ नश्वर महिलाएं करती हैं। लेकिन यह सिर्फ धीरे से नमस्ते कहने के लिए कहता है। यह मुझे स्पष्ट रूप से नहीं बताता कि मुझे क्या हरकतें और मुद्राएं अपनानी चाहिए। मैंने थोड़ा सोचा, फिर उन भूतों की शक्ल की नकल की जो दिन भर रोते रहते हैं। सांप ने सामने से चिल्लाकर कहा, नरक के राजा के सामने दोनों घुटनों के बल झुके और 3 बार प्रणाम किया। युवा स्वामी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका महान नाम क्या है? आसपास के छोटे शैतानों ने ठंडी हवा की 2 गहरी सांसें लीं, जबकि वह वहीं खड़ा रहा, स्तब्ध। उसकी आंखें विस्मय से भरी हुई थी, एक पल के लिए मेरे सवाल का जवाब देने में असमर्थ। दूसरों के साथ व्यवहार में ईमानदारी होनी चाहिए। काला और सफेद अस्थायित्व। 3। अक्सर कहा जाता है कि यदि आप में ईमानदारी है तो आप अच्छा काम कर सकते हैं, इसलिए हर बार वे आत्मा को आज्ञाकारी रूप से वापस ले जा सकते हैं। मैंने उसे जवाब देते नहीं देखा। एक पल के लिए सोचा, शायद प्रणाम ने कोई आवाज नहीं की, पर्याप्त ईमानदारी नहीं दिखाई, इसलिए मैं बस घुटनों के बल बैठ गया। मैंने 3 कदम आगे बढ़ाए और बल प्रयोग करने में संकोच न करें। 3 बार झुके। ऐसा लग रहा था कि मेरे 3 झुकने से 3 बड़े झटके पैदा हुए। 4। जिससे आसपास के छोटे शैतानों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। वह शायद बुरी तरह डर गया होगा। मैंने अपना सिर उठाया, मेरा चेहरा खून से लथपथ था और मैंने उसकी ओर देखा। आपका महान नाम, युवा स्वामी?
शायद मेरे दर्दनाक और खूनी भाव ने उसे चौंका दिया, लेकिन वह चुप रहा। मैं उसने जल्दी से अपना चेहरा पोंछा। उसकी हथेलियां गीली थी। मुझे नहीं पता कि मैंने इतना खून क्यों बहने दिया, और मुझे यह भी समझ में आया कि वह इतना चकित क्यों था। मैं घबरा गया, बेतहाशा अपना चेहरा पोंछने लगा, और मेरा पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। मैंने अपना सिर उठाया, असहाय होकर देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में मेरी परछाई थी। फिर अचानक मुस्कान चमक उठी। हालांकि मुझे समझ नहीं आया कि वो किस बात पर खुश था, लेकिन उसे खुश देखकर मैंने भी अपनी दोस्ती का परिचय देते हुए सफेद दांतों को कैसे दिखाया जाता है अप्रत्याशित रूप से। जितना मैं हंसा, उतना ही मेरे शरीर से खून बहने लगा। मेरे बगल में बैठा छोटा शैतान गियाप चिंता में पड़ गया और मुझे अपने करीब खींचने लगा, लेकिन मैंने खड़े होने से इनकार कर दिया। वह हाम फते हुए धीमे स्वर में बोला, मेरी चाची ताम सिंह। यह व्यक्ति इस दुष्ट चेहरे से किसे डराने की कोशिश कर रहा है? क्या आप जानते हैं वह कौन है? मैं अंडरवर्ल्ड में एक आत्मा प्राणी हूँ। मेरी जादुई शक्ति बहुत गहन नहीं है, लेकिन मैं उच्च स्थिति का व्यक्ति भी हूँ। छोटे भूत सभी मेरे लिए सम्मान करते हैं। इस तरह का भाषण अत्यंत दुर्लभ है। मैंने भौहें सिकोड़ी, समझ में नहीं आया और फिर पूछा, बेशक मैं नहीं जानता कि वह कौन है। क्या मैं नहीं पूछ रहा हूँ? छोटा शैतान ही ऐसा लग रहा था मानो वह चाहता हो कि वह वहीं मर जाए। चाची, यह स्वर्ग है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, एक गहरी आवाज ने उसे बीच में रोका। मेरा नाम माचखे है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने स्वाभाविक रूप से अपना हाथ उसकी हथेली में रख दिया। उसने अपना हाथ मेरी ओर मोड़ा, मेरी कलाई को कसकर पकड़ लिया। कलाई मेरा जीवन बिंदु है। 5। अभी अगर वह थोड़ा सा भी बल प्रयोग करता है, तो मैं मर जाऊंगा। अत्यंत भद्दा छोटे शैतान अटका चेहरा और भी पीला पड़ गया। गियाप ने जल्दी से विनती की, सर, मेरे नाथ। मिस टैम सिंह ने अपना पूरा जीवन भूल नदी के किनारे बिताया है। अंडरवर्ल्ड एक विनम्र जगह है। मिस टैम सिंह यहाँ के नियमों और शिष्टाचार को नहीं समझती हैं। मुझे उम्मीद है कि महामहिम मुझे माफ कर देंगे। टैम सिंह नाम अजीब है लेकिन बहुत सार्थक भी है। मैं अभी भी उसकी ओर देख रहा था। मेरे दिल में कोई डर नहीं था, क्योंकि उसकी आंखों में कोई हत्या का इरादा नहीं था। उसने मुझे ध्यान से देखा, मेरी कलाई छोड़ी और मुझे अपने करीब खींचा। अंडरवर्ल्ड में चट्टान आत्मा में बदल सकती है। क्या कमाल है, अजीब बात है। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना बड़ा समारोह क्यों कर रहे हो? अच्छा, ऐसा है। अब यह बात सामने आई है कि ऐसा नहीं था कि मैं पर्याप्त ईमानदार नहीं था, बल्कि यह कि मैं बहुत ज्यादा ईमानदार था। मैंने ईमानदारी से कहा, आप बहुत सुंदर हैं। मैं चाहता हूँ। मैं शब्दों का उपयोग करने में अच्छा नहीं हूँ। घबराहट में मैंने बेतरतीब ढंग से एक शब्द का इस्तेमाल किया जो मुझे नहीं पता कि मेरे दिमाग में क्यों आया। मैं आपको आकर्षित करना चाहता हूँ। छोटे शैतान जिया ने मेरी ओर निराशाजनक आंखों से देखा। वह मुस्कुराया, कितनी शुद्ध आत्मा है। मुझे लगा कि यह तारीफ है और मैं बहुत खुश हो गया। मैंने तुरंत पूछा, तो क्या मैं तुम्हें रिझा सकता हूँ? उन्होंने शांति से कहा, इस बार मैं यहाँ कष्ट सहने आया हूँ। मैं बहुत अधिक समय तक पाताल में नहीं रहूंगा। इसका मतलब यह असंभव है। मैं थोड़ा निराश होकर सिर झुकाकर बैठ गया। क्या आप हमेशा विस्मृति की नदी के तट पर रहे हैं? उसने अचानक पूछा। मैंने सिर हिला दिया। क्या तुम बाहर जाकर खेलना चाहोगे? चमकती आंखों से मैंने उत्साह से सिर हिलाया। वह हल्के से मुस्कुराया, मेरे सिर के ऊपर थपथपाया। इस बार तुमने अपना सिर तोड़ दिया और कई बार मेरे सामने झुके। मैं तुम्हें व्यर्थ झुकने नहीं दे सकता।
चूंकि तुम कुछ समय के लिए पाताल लोक से बाहर जाना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हें, ताम सिंह, कुछ समय के लिए स्वतंत्र छोड़ देता हूँ। मेरा कल्प 3 कल्प का है, जिसका अर्थ यह भी है कि तुम 3 कल्पों के लिए स्वतंत्र हो। मेरे कल्प से लौटने के बाद तुम आज्ञाकारी होकर विस्मृति की नदी के तट पर लौट जाओगे, ठीक है? यह घाटे का सौदा नहीं है। मैंने सहमति में सिर हिलाया। उसने मेरी कलाई पर एक सुनहरी मुहर लगाई। एक आत्मा प्राणी के रूप में आपको होशियार होना चाहिए। आपको भविष्य में खुद की रक्षा करनी होगी। उन्होंने कहा, सभी मजबूत लोग मेरे जैसे दयालु नहीं होते। छोटे शैतान जियाई का चेहरा कांप रहा था जब वह उसे ले जा रहा था। मैंने अपनी कलाई पर सुई के निशान को छुआ। मचखे, मैंने जोर से आवाज लगाई। नाइहे ब्रिज के सामने खड़े होकर वह मेंगपो सूप का कटोरा पकड़े हुए अपना सिर घुमाकर मेरी ओर देख रहा था। क्या मैं तुम्हें लुभाने के लिए मानव दुनिया में जा सकता हूँ? मैंने इतनी गंभीरता से पूछा कि सूप परोस रहे मेंगपो को जोर से हंसी आ गई। उसने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, अगर तुम उसे पा सकते हो तो आगे बढ़ो और उसे भगाओ। बोलना समाप्त करते हुए उसने मेंगपो के सूप का कटोरा खत्म कर दिया। वह पीछे मुड़ा भी नहीं, पाताल में गहरे चला गया। मैं अभी भी उस दिशा में देख रहा था जिस दिशा में वह गया था। जब तक कि मैं उसे नहीं देख पाया, मैं अभी भी अपना सिर नहीं हिला पा रहा था, आंखें दूर। छोटा शैतान ये नाइहे ब्रिज से लौटा। उसका पतला हरा हाथ मेरे सामने लहरा रहा था। मिस टैम सिन्हा। हाँ, मिस टैम सिंह उस पर फिदा नहीं हो रही हैं, है न? मैंने ईमानदारी से अपना सिर घुमाकर टीएऊ अट की ओर देखा और पूछा, प्रभावित होने का क्या मतलब है? उसने अपना सिर खुजलाया और सोचा, जैसे लोग हर दिन पुरुषों और महिलाओं के चित्र देखते हैं, उसे ही स्पर्श कहते हैं। मैंने एक पल के लिए सोचा, संवाद पुस्तकें 7, जो मैं हर दिन पढ़ता हूँ। युवा मालिक युवा महिला से मिलता है। युवा महिला अभिवादन का जवाब देती है। दोनों लोग 2 या 3 वाक्यों के लिए बात करते हैं और फिर नियंत्रण खोने लगते हैं, इधर उधर घूमते हैं। ऊ आहा! मेरा मन खे के साथ ऐसा व्यवहार करने का नहीं था। मैं निश्चित रूप से विचलित नहीं हूँ। मैंने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया, बिल्कुल भी विचलित नहीं हूँ। फिर आह भरी, बुदबुदाया और फुसफुसाया, यह सही है, एक चट्टान कैसे हिल सकती है? मैं तो बस बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। फिर मेरी ओर गौर से देखा। संक्षेप में, बेहतर है कि हिले नहीं। दुनिया से पूछिए, प्रेम के अलावा और क्या चीज लोगों को मजबूर कर सकती है? ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मिस टैम सिन निश्चित रूप से किसी को पसंद नहीं कर सकती। लेकिन माचखे थान क्वान इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है जो किसी महिला के सपनों का आदमी बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों? उनके रूप रंग से लेकर स्वभाव तक मैं देखता हूँ कि वह सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने रुककर कहा, जब आप बात करते हैं तो आपकी आवाज भी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वह अत्यंत परिपूर्ण है, इसलिए उससे प्रभावित होना बिल्कुल असंभव है। माचखे थान क्वान 9 स्वर्ग युद्ध का देवता है। वह स्वर्ग तक जा सकता है और पृथ्वी पर भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसके हृदय में केवल संसार ही है। मेरे दिल में तो केवल आम लोग हैं। फिर भी मैं एक पुरुष और एक महिला की भावनाओं को कैसे समेट सकता हूँ? मुझे लगा कि माचखे के दिल में कोई बचकानी भावनाएं नहीं हो सकती और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अटके वाक्य के पहले हिस्से ने मुझे स्तब्ध कर दिया। युद्ध के देवता तो जानलेवा इरादे से भरे देवता होते हैं। वह ऐसा कैसे कर सकता है? करना? वह स्पष्टतः एक अच्छे आदमी है। उसने लगभग मुंह से खून थूकते हुए कहा, दयालुता? मिस टैम सिंह, क्या आप इस बात पर विश्वास करती हैं? मुझे सिर हिलाते देख आत ने कमजोरी से अपना सिर हिलाया और कहा,
एक बार पहले दानव कबीले ने एक अपराध किया था और 1 लाख दानव सैनिकों को स्वर्गीय क्षेत्र में ले आया था। माचखे थान क्वान ने 30,000 स्वर्गीय सैनिकों का नेतृत्व करके दानव कबीले की सेना का सफाया कर दिया। ज्यादा को हराने के लिए कम का इस्तेमाल करने की बात तो कहने लायक ही नहीं थी। उसके बाद उसने सेना को सीधे 9 निचले दानव राजधानी में मार्च करने का आदेश दिया और सभी को मार डाला और दानव क्षेत्र खून से भर गया। नदी 10 साल तक शैतान की आवाज नहीं सुनी। 3 साल और उससे ऊपर की शैतान जाति के सभी मारे गए। मैं भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। उस समय पाताल लोक में बहुत भीड़ थी। हम हमेशा नर्क के राजा के महल में रोने की आवाजें गूंजती हुई सुन सकते थे। नायहे पुल शीघ्र ही ढह गया। यद्यपि माचखे के हाथों सभी दानव कबीले मारे गए, लेकिन युद्ध के दौरान जीवन और मृत्यु सामान्य है। माचखे युद्ध का देवता है। विद्रोह को दबाने के लिए बल का उपयोग करना उसकी जिम्मेदारी है। वह अपने कबीले के प्रति वफादार है। लड़ाई के दौरान ठंडा और क्रूर होना भी स्वाभाविक है। मैंने एड के कंधे पर थपथपाया। मुझे यह बताने के लिए धन्यवाद। मैं थोड़ी तैयारी करने के लिए चट्टान पर वापस जाऊंगा। एड दंग रह गया। तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैं मुस्कुराया। मैं उसे लुभाने के लिए मानव दुनिया में जाना चाहता हूँ। नोट 1। स्पाइडर लिली के 3 मुख्य रंग हैं, सफेद, लाल और पीला। सफेद स्पाइडर लिली को मंदारवा कहा जाता है। लाल स्पाइडर लिली को मंजुस्का कहा जाता है। किंवदंती है कि यह फूल पीले झरनों में खिलता है, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि दूसरे किनारे का फूल पाताल में विस्मृति की नदी के किनारे खिलता है। फूल खून की तरह चमकीले लाल होते हैं, जो नरक के रास्ते को ढंकते हैं। लेकिन फूल तो होते हैं, लेकिन पत्तियां नहीं होती। यह अंडरवर्ल्ड का एकमात्र फूल है। किंवदंती के अनुसार फूलों की खुशबू में जादुई शक्ति होती है और यह मृतकों की जीवित यादें ताज़ा कर सकती है। येलो स्प्रिंग्स की सड़क पर इनमें से कई फूल खिलते हैं। दूर से देखने पर ये खून से लथपथ कालीन जैसे दिखते हैं। लाल रंग आग जैसा होता है, इसलिए इसे सड़क पर चमकती आग कहा जाता है। यह भी एकमात्र ऐसा फूल है जो अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। सड़क पर उगने वाला फूल। हुआंगक्वान रोड और वहां का एकमात्र दृश्य और रंग भी। जब आत्मा विस्मृति की नदी से गुजरती है, तो वह सब कुछ भूल जाएगी जो उसने जीवित रहते हुए किया था। सब कुछ दूसरे किनारे पर रह जाएगा। इस फूल के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए आत्माओं के नरक में जाएगा। 2. कविता। देखना अजीब और बदसूरत चीजों पर हरे बांस और वाएवाएं ऐसे सज्जन हैं जो लोहे और स्टील की तरह हैं। बांस और राक्षसों की तरह लोहा सरल और सीधा है। अजीब और रहस्यमय ऐसे सज्जन हैं जो बांस और वाएवाएं की तरह हैं। अंत में उन्हें अतिरंजित नहीं किया जा सकता है। अन्य की तरह लोहे की तरह, ताओवादी स्कूल, भूत की तरह, दानव की तरह, आत्मखेती, लौह जोकर, सरल जोकर, जंगली जोकर, विदूषक, राजसी ऐसे सज्जन पुरुष हैं जो अंत में व्यर्थ नहीं जाते तथा जिनका मार्ग कल्याणकारी और पुण्यमय है। वे परम कल्याणकारी हैं। गीतों की पुस्तक कहती है, देखो क्यूई नदी के मोड़ पर हरे बांस रसीले और शानदार हैं। वेई राज्य में एक महान और सुरुचिपूर्ण आदमी है जो एक छेनी की तरह बहुत परिश्रम से काटता और फाइल करता है, एक बारीक पिसी हुई छेनी की तरह। गंभीर और गंभीर, कितना राजसी, कितना गौरवशाली और उज्ज्वल। वेई राज्य में एक सज्जन थे जिन्हें हर कोई कभी नहीं भूलेगा। वाक्यांश, जैसा काटना वैसा फाइल करना, एक सज्जन व्यक्ति की शिक्षा को संदर्भित करता है। वाक्यांश, एक ड्रिल को तेज करने जैसा, गुणों को विकसित करने को संदर्भित करता है। गंभीर और गंभीर का अर्थ है कि एक सज्जन व्यक्ति के हृदय में सम्मान और भय दोनों हैं, महिमा और चमक,
का अर्थ है कि एक सज्जन व्यक्ति की उपस्थिति अत्यंत राजसी है और ऐसे सज्जन लोग हैं जिन्हें लोग कभी नहीं भूलेंगे। कविता वे फोंग, ऑस्ट्रेलिया, अध्याय 1, छंद 1-9। कविता द क्यूगू से अंश वेई फेंग का पहला अध्याय है किंग, नेशनल विंड। वो कांग ऑफ वी के सुंदर आचरण और गुणों की प्रशंसा करते हुए। संक्षेप में इस श्लोक का अर्थ है, एक सज्जन व्यक्ति को आत्म साधना पर ध्यान देना चाहिए, एक जेड़ कारीगर की तरह परिश्रमपूर्वक फाइलिंग की तरह काटना, एक छेनी की तरह, एक तेज पत्थर की तरह। 3 हर कोई काले और सफेद नश्वरता से डरता है, यह सोचकर कि वे दो बुरी आत्माएं हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। दुनिया की धारणा यह है कि काला अस्थायित्व काले कपड़े पहनता है, सफेद अस्थायित्व सफेद कपड़े पहनता है। यदि एक दिन आप गलती से इन दो लोगों से मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका भाग्य खत्म हो गया है और आपको जल्दी से अपने अंतिम संस्कार का ध्यान रखना होगा। लेकिन कुछ किताबें कहती हैं कि जब आप इन दो काले और सफेद देवताओं से मिलते हैं, तो आपको डरना नहीं चाहिए। उस समय आपको बस शांत रहने, ईमानदारी से प्रार्थना करने और उनसे कुछ भी देने के लिए कहने की जरूरत है और आपको बाद में वह जरूर मिलेगा। बहुत बढ़िया धन। इसलिए कुछ इलाकों में कुछ थिएटर मंडलियों की वेदियों पर दो देवताओं काले और सफेद वोथुओं की पूजा धन के देवता के साथ की जाती है और उनके सिर के मुकुट पर नहत किएन सिन्हताई, एक बार देखा, धन वाक्यांश लिखा होता है। भूकंप के झटके पृथ्वी की पपड़ी के प्राकृतिक कंपन का एक रूप है जो उन क्षेत्रों में होता है जहां अभी अभी भूकंप आया है। 4 भूकंप समाप्त होने के बाद कम आवृत्ति के झटके कुछ मिनटों से लेकर कई दिनों तक तीव्र भूकंप के लिए आते रहेंगे। ये झटके आमतौर पर प्रत्यक्ष खतरा या गंभीर क्षति नहीं पहुंचाते हैं, इनका केवल अतिरिक्त प्रभाव होता है और उन संरचनाओं को नुकसान पहुंचने की संभावना होती है जो दरार, भूस्खलन और ढहने की प्रक्रिया में हैं। खतरनाक झटके आमतौर पर भारी बर्फ कवर, रेत के टीलों और भूस्खलन वाले क्षेत्रों में आते हैं। 5 मिंगमिन जीवन का प्रवेश द्वार है, इसे एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में समझा जा सकता है। 6 लिच गुजरना, पार करना, किन्हलिच कीप जीवन की संख्या, अमर लोग धरती पर आकर कई दशकों तक जीवित रह सकते हैं, जिसे मानव जीवन माना जाता है, जिसमें वे आम लोगों की तरह खुशियाँ, गुस्सा, प्यार और नफरत का अनुभव करते हैं, जिसे जीवन जीना कहा जाता है। अगर मुख्य चुनौती और पीड़ा प्रेम है, तो इसे जीवन जीना कहा जाता है। प्रेम का जीवन जीना। 7 स्पोकन इंग्लिश सोंग राजवंश से विकसित वर्नाक्यूलर उपन्यास का एक रूप है, जो मुख्य रूप से ऐतिहासिक कहानियों और समकालीन सामाजिक जीवन को बताता है, जिसे अक्सर बाद के कलाकारों के लिए कथानक के रूप में उपयोग किया जाता है। अध्याय 2 मुझे पत्नी कहो। जब मैंने अंडरवर्ल्ड में अपना काम पूरा कर लिया, तो नरक के राजा ने व्यक्तिगत रूप से मेरी गर्दन पर 3 मुहरें दबा दीं, जिनमें से प्रत्येक मुहर मानव दुनिया में एक जीवन काल का प्रतिनिधित्व करती थी। जब तीनों मुहरें गायब हो जाती हैं, तो मुझे पाताल लोक में वापस लौटना चाहिए और भूलने की नदी की रखवाली करनी चाहिए। आत्माओं की प्रशंसा भरी निगाहों के नीचे शुद्ध सफेद कपड़ों में मैं मानव दुनिया में जाता हूँ। पुस्तक में वर्णित मानव दुनिया की कहानियां अधिक है हलचल भरी, ज्यादा दिलचस्प, ज्यादा खतरनाक, जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। मानव दुनिया में तीसरे दिन माचखे को खोजने के रास्ते पर हम एक मंदिर के पास से गुजरे। रोशनी में सूरज चमक रहा था। मैंने देखा कि क्षितिगर बोधिसत्व के मंदिर में मैं भी विनम्रता से प्रणाम करने के लिए अंदर गया, बस घुटनों के बल बैठा था। मेरा सिर अभी जमीन को नहीं छू पाया था
अचानक एक चमकदार सिर वाला बूढ़ा भिक्षु दोनों हाथों में उस तरह पकड़े हुए बाहर आया। उन्होंने मुझ पर दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, अमिताभ बुद्ध, तुम भटक गए हो और अब तुम जानते हो कि कैसे वापस लौटना है और बुद्ध की शरण लेनी है। यह वास्तव में एक अच्छा काम है। मैं दंग रह गया, अभी तक समझ नहीं पाया कि उसका क्या मतलब था। उसके हाथ में उस तरह सीधे मेरे सिर के बालों का ध्यान दे रहा था। मैं एक चट्टान हूँ, ताम सिंह की चट्टान। ऊपर से नीचे तक बढ़ने के लिए सबसे कठिन हिस्सा है बाल। इसे ठीक से बढ़ने में 1000 साल लगते हैं, लेकिन यह बेवकूफ बूढ़ा गधा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत करता है। गुस्से में मैंने पलटकर उसे लात मार दी। अप्रत्याशित रूप से वह एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर था जो आसानी से मेरी लात से बच गया। उसके चेहरे पर कोमल मुस्कान गायब हो गई। क्या मतलब है, दाता? मैंने आश्चर्य से पूछा। तुम बेवकूफ गधे, तुम्हारा क्या मतलब है? पुराना आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि तुम, राक्षस, ईमानदारी से अपने बुरे पापों का प्रायश्चित करने के लिए बुद्ध के द्वार पर आना चाहते हो, लेकिन यह पता चला कि तुम वास्तव में मुझे उकसाने आए हो। राक्षस, तुम गलत हो, मैं गलत नहीं हूँ। हुम्फ, जब मैं 3 मील दूर था तब भी मैं तुम्हारे ऊपर यिन ऊर्जा महसूस कर सकता था, और फिर भी तुम झूठ बोलने की हिम्मत कर रहे हो। मैं बाएं दाएं सूंघता रहा, वास्तव में यह नहीं जानता था कि मेरे शरीर पर यिन ऊर्जा कितनी भारी थी। विस्मृति की नदी में मछली की यिन ऊर्जा मेरी यिन ऊर्जा से 100 गुना भारी थी। लेकिन उस बूढ़े साधु ने मेरी बात नहीं सुनी। उसने बस मुझ पर उस तरह लहराया। मेरे मन में जानलेवा विचार उठे और मुझे याद आया कि मैं पाताल लोक से आया हुआ व्यक्ति हूँ। नर्क के राजा ने मुझसे बार बार कहा था, बिल्कुल मेरी जान को नुकसान न पहुँचाने के लिए। मानव जीवन। मैंने अपना कदम वापस ले लिया, पीछे मुड़ा और भाग गया। बूढ़े साधु ने मुझे बड़े पहाड़ पर चारों ओर से घेर लिया। भागते भागते थक जाने के बाद मैंने चुपके से उस बेवकूफ गधे को पीटने की सोची ताकि वह बेहोश हो जाए। अचानक एक अजीब सी खुशबू मेरी नाक के पास से गुजरी, जिसे मैंने पहले कभी पाताल में नहीं सूंघा था। ऐसी अद्भुत खुशबू को सूंघो, नेतृत्व करो उसके बाद आने वाली खुशबू। हम जितना आगे बढ़ते गए, हमारे सामने फूलों का एक समुद्र दिखाई देने लगा। अब वह समय आ गया था जिसे मनुष्य सर्दी कहते थे, और लाल फूलों को ढकने वाली पारदर्शी वस्तु को बर्फ कहा जाता था। लेकिन मुझे नहीं पता कि इस फूल को क्या कहा जाता है। इस अजीबोगरीब खुशबूदार फूलों के बगीचे से गुजरते हुए मैंने अंदर एक शांत आंगन देखा। मैं उत्सुक था, आंगन का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। जैसे ही मैंने एक कदम बढ़ाया, अचानक माछखे द्वारा मेरी कलाई पर छोड़ी गई सुनहरी मुहर चमक उठी। मेरा दिल धड़क उठा। मुख्य हॉल के पास पहुंचते ही मैंने एक कोमल महिला की आवाज सुनी, अच्छा बनो, अच्छा बनो। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और चुपचाप अंदर देखने लगा। वहां एक युवा महिला बिस्तर के पास बैठी थी और अपनी गोद में एक नवजात शिशु को पकड़े हुए थी। मैंने ध्यान से देखा, यह मुस्कान, यह चेहरा, यह नाक और होंठ, बच्चा सचमुच माछखे की नकल है। यह वास्तव में बिना प्रयास के संभव है। 8 लेकिन अब वह बच्चा ही है, अपना पिछला जीवन भूल चुका है और दूसरे लोगों को पहचान नहीं सकता। मैं उसे कैसे बहका सकती हूँ? अन्यथा मैं उसके साथ रहूंगी और उसके बड़े होने तक उसकी रक्षा करूंगी। मैं किसी अन्य महिला या पुरुष को उसके युवा होने तक मेरा फायदा उठाने नहीं दे सकती। जब मैं सोच रही थी, अचानक पीछे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। दुष्ट है आत्मा, तुम कहाँ छुपी हो? मैं चौंका, बाईं ओर झुका। एक क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खोला और घर के अंदर गिर गया। उस तरह मेरे पास से गुजरा,
मैंने सिर्फ अपने माथे पर कटे हुए काले बालों का गुच्छा देखा। वहां उदास लेटे हुए मेरी आंखें जमीन पर पड़े काले बालों को घूर रही थी। आह! उस युवती की तीखी चीख इतनी दूर तक सुनाई दी और नरक के राजा नौ के शब्द बहते बादलों की तरह फीके थे। मैं खड़ा हो गया। मेरी हथेली में आध्यात्मिक शक्ति संघनित थी। 1000 साल पुराने को लेकर भूली हुई नदी के यिन क्यूई ने बूढ़े भिक्षु पर हमला किया। मैंने देखा कि इस हथेली के प्रहार से उसका दिमाग उड़ जाएगा, लेकिन अचानक एक नवजात शिशु के रोने की आवाज ने मेरी चेतना वापस ला दी। मैंने अपनी हथेली की ताकत बढ़ाई और प्रहार किया। छत गिरने से पूरा लकड़ी का घर हिल गया। मैं कलाबाजी करके बाहर कूद गया। ऐसा लग रहा था कि बेवकूफ गधा मेरी हथेली के जोर से डरकर पागल हो गया था। उसे होश में आने में कुछ समय लगा। उसने मेरी तरफ देखा, फिर माचखे की छोटी कॉपी की तरफ, और अचानक डरी हुई औरत से कहा, माथे पर सिनेबार 10 का निशान। आपका बेटा एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वह एक राक्षस के साथ पैदा हुआ था। भविष्य में वह निश्चित रूप से किसी को भी नुकसान पहुंचाएगा जो उसके करीब आएगा। इन शब्दों ने महिला को इतना डरा दिया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने बच्चे को गले लगा लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैं गुस्से में था। बेवकूफ गधे, बकवास मत करो। मानव जगत में लोग ताओवादी साधु की भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं। उसने जो कहा, उसने माचखे की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ, हे दुष्ट आत्मा, तूने मुझ पर तब हमला किया जब मैं तैयार नहीं था। इस बार मुझे तुम्हें हर हाल में हराना होगा। भिक्षु के हाथ में उस तरह सुनहरी रोशनी से चमक उठा, एक जैन छड़ी में बदल गया और मेरी ओर झपटा। उस बूढ़े भिक्षु का गुण बहुत अधिक नहीं था, लेकिन जैन छड़ी में बुद्ध की रोशनी थी, जिससे मैं सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर सका। सबसे भयावह अंधकारमय पाताल लोक है पश्चिमी बुद्ध का पवित्र प्रकाश। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और पीछे की ओर पीछे हटता रहा। मैं सोचता रहा कि मेरे और उस बूढ़े साधु के बीच लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। मैं एक चट्टान था, इसलिए उस बूढ़े साधु के लड़ने तक इंतजार करना ही सबसे अच्छा था। जब मैं थक गया हूँ, मैं रुक जाऊंगा। उस समय मैं वापस जाऊंगा और माचखे के बड़े होने का इंतजार करूंगा। अप्रत्याशित रूप से वह वृद्ध भिक्षु मुझसे 3 गुना अधिक जिद्दी था तथा राक्षसों और भूतों को मारना ही अपना आजीवन मिशन मानता था। उसने यह भी सोचा कि मैं सबसे शक्तिशाली राक्षस था जिसका उसने अपने जीवन में कभी सामना किया था, इसलिए उसने मुझे नष्ट करना अपने जीवन का अंतिम मिशन माना। मैंने उससे एक लड़ाई लड़ी जो लंबे समय तक चली। मानव में 9 साल दुनिया। 9 साल। अंत में ऐसा नहीं था कि उसने मुझे बिना मारे जाने दिया, बल्कि यह कि मेरे परिचित ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमेनेंस ब्रदर्स उसे बहकाने के लिए आए थे। जब मैंने अपने परिचितों को देखा तो मैं पहाड़ों की गहराई में छिपा हुआ था, दुखी दिख रहे थे। उन्हें उस बेवकूफ गधे को आकर्षित करते हुए देखकर मैंने खुशी से उन 2 बातूनी लड़कों को गले लगाया और जोर से रोया। वैसे उन्होंने उनसे यह भी कहा कि वे मेंग पो से कहें कि वह उस बूढ़े भिक्षु को और सूप दे, ताकि अगले जन्म में वह जीवन भर मूर्ख और बेवकूफ रहे और जीवन भर कष्ट भोगता रहे। बूढ़े भिक्षु के साथ मैंने अपना रूप ठीक किया, जिस पर मैंने 9 साल तक ध्यान नहीं दिया था। हजारों जंगलों, पहाड़ों और नदियों के बीच से उड़कर उस छोटे से प्रांगण को ढूंढा जहां मैं आखिरी बार माचखे से मिला था। 9 साल तक इंसानों की दुनिया में सालों बाद मैंने सुगंधित लाल फूल के बारे में भी जाना। उस अजीब नाम का नाम है माई फूल। लेकिन मुझे नहीं पता था कि 9 साल में एक खूबसूरत बेर का बगीचा इतना मुरझाया हुआ हो सकता है।
मैं धीरे धीरे उस छोटे से आंगन के पास पहुंचा। मेरी कलाई पर लगी सुनहरी मुहर फिर से चमक उठी। आंगन में प्रवेश करने से पहले ही उसने देखा कि एक जर्जर लड़का झाड़ू पकड़े हुए, जो उससे कहीं अधिक लंबा था, सुनसान आंगन में सफाई कर रहा था। झाड़ू की आवाज स्विश स्विश बहुत दुखद लग रही थी। किसी के आने का आभास पाकर लड़के ने अपना सिर घुमाया। हमने एक जोड़ी साफ आंखें और नाक के ऊपर एक चमकदार लाल सिनेबार का निशान देखा। मेरा दिल और भी तनावग्रस्त हो गया। मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे। माच खे के लिए खरीदी गई कैंडी जमीन पर गिर गई। आप कौन है? वह मेरे सामने चला गया। मैं उसे देखने के लिए नीचे बैठ गई। उसकी साफ आंखों में अपना प्रतिबिंब देख रही थी। मैंने अपनी आस्तीन से उसके चेहरे की धूल पोंछी। मैं तम सिंह हूँ, यहाँ तुम्हें लुभाने के लिए। वह मेरी ओर घूरता रहा, कुछ नहीं बोला और मुझे अपना चेहरा पोंछने दिया। मैंने उसके फटे हुए कपड़ों को देखा। उसकी कलाइयों पर बैंगनी चोट के निशान थे। मुझे 9 साल पहले उसकी माँ की शक्ल याद आ गई। वह एक गरीब व्यक्ति की तरह नहीं दिखती थी। वह उसे कैसे पालेगी? तो तुम्हारी माँ कहाँ है? पूछता हूँ। मृत, उसके बेपरवाह जवाब ने मुझे स्तब्ध कर दिया। क्या मनुष्य जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं करते? वह शायद क्योंकि वह बहुत छोटा था, वह यह नहीं समझता था कि जीवन और मृत्यु क्या है। मैं इसे केवल इसी तरह समझा सकता हूँ। तुम्हारी माँ चली गई है। अब से तुम्हें अपने जीवन पर नियंत्रण रखना होगा। तुम्हें याद रखना होगा। आज से यह समझो कि मैं तुम्हें बहका रहा हूँ। उसने अब भी मुझे पहले की तरह जवाब नहीं दिया। मैंने अपना सिर खुजलाया, यह महसूस करते हुए कि एक बच्चे से बात करना कठिन था और यह बच्चा अकेला था और बोलने में अच्छा नहीं था। इसलिए मैंने उसे समझाने के लिए सरल भाषा का उपयोग करने का निर्णय लिया। दूसरे शब्दों में, आज से मैं आपकी पत्नी हो जाऊंगी। मानवीय नियमों के अनुसार मैं आपकी दत्तक पुत्रवधू मानी जाऊंगी। लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब से जब मैं यहाँ हूँ तो कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकेगा। उसकी आंखें हल्की चमक उठीं। मैंने उसका सिर सहलाया। थोड़ी देर के लिए मुझे पत्नी कहो। एक क्षण के लिए मौन। 3 जीवन। उसने उसे ऐसे ही पुकारा। पत्नी ताम सिंह। पत्नी ताम सिंह। ठीक है, मैंने हार मान ली। तो फिर मुझे तम सिंह कहो। तम सिंह। हाँ, मुझे हमेशा याद रहेगा। हर दिन वह अनगिनत बार मेरा नाम पुकारता था। हर बार जाने से पहले मेरे उत्तर का इंतजार करता था। बाद में ही मुझे पता चला कि उसके पास ऐसा करने का एक कारण था, क्योंकि एक दिन ऐसा भी था जब उसने अपनी माँ का नाम अनगिनत बार पुकारा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। माच खे मूल रूप से युद्ध के देवता थे। दुनिया, हालांकि वह धरती पर जीवन का अनुभव करने के लिए उतरा है, एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन अभी भी उसके हाव भाव इंसानों जैसे होने चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि हमें उसे स्कूल भेजना चाहिए। जहां हम रहते हैं, वहां से कुछ ही दूरी पर एक कस्बा है। कस्बे में वहां एक स्कूल था, लेकिन स्कूल के शिक्षकों को पता था कि एक बार एक बूढ़ा भिक्षु था जिसने माचखे के भाग्य की भविष्यवाणी की थी और जानता था कि वह अपने करीबी लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए उन्होंने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मैंने माचखे को एक सोने का सिक्का दिया, बार को स्कूल में घूमने के लिए कहा और आखिरकार शिक्षक ने उसे स्वीकार कर लिया। जिस दिन मैं उसे स्कूल ले गया, मैंने उसके बाल बांधने में उसकी मदद की। उसका चेहरा कांस्य दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ। उसकी आंखों में कुछ चिंता थी। मैंने धीरे से कहा, इस दुनिया में जीने के लिए आपके पास अभी कुछ और दशक हैं। स्कूल जाना कोई लंबी अवधि नहीं है। मैं आपके बाकी जीवन के लिए आपकी रक्षा कर सकता हूँ।
लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति बनेंगे। जिम्मेदारी, ताकि इस जीवन पर गर्व हो सके। पढ़ना आवश्यक है। शिक्षक की बात सुनने के लिए स्कूल में जाने वाले लोग भले ही संत न हों, लेकिन शिष्यों के सामने वे मानव खाल में कुत्तों की तरह अहंकारी होने का दिखावा करेंगे। अच्छी तरह से अध्ययन करो। माचखे ने सिर हिलाया। उस शाम जब वह लौटा तो उसके चेहरे पर एक तरफ घाव और खरोच थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें धमकाया जा रहा है? उसने सहमति में सिर हिलाया। क्या आप जवाबी हमला करेंगे? उसने अपना सिर हिलाया। जब मैंने उसके घाव का इलाज करना समाप्त किया, तो मैंने फिर पूछा, वह व्यक्ति कहाँ है जिसने तुम्हें परेशान किया? मोटा छोटा राजा शहर के एक जमींदार का बेटा है। उसका परिवार अमीर है और उसका पिछवाड़ा बहुत बड़ा है। मैंने खुशी खुशी विल ओ द विस्प को आदेश दिया कि वह उसके लकड़ी के भंडारण कक्ष को जला दे। फिर दक्षिणी हवा बही, जिससे आग और भी अधिक भड़क उठी। छोटे से शहर के चारों ओर का पूरा आसमान लाल था। मुझे लगा कि यह दृश्य बहुत शानदार है, इसलिए मैंने माचखे को चारों ओर देखने के लिए कहा और मोटे जियाओ वांग के घर को जलाने वाली आग की ओर इशारा करते हुए कहा, खुलकर हंसो। माचखे चुप था। उसने मेरी तरफ देखा। ताम सिंह, गुरु ने कहा है कि हमें घृणा का बदला दया से चुकाना चाहिए। 11। माचखे, पढ़ते समय तुम्हें स्पष्ट रूप से भेद करना आना चाहिए। शिक्षक ने जो इस तरह पढ़ाया वह आपको धोखा देने के लिए झूठ बोल रहा है। बस सुनो, अनुसरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी बात सुनकर माचखे अचानक जोर से हंस पड़े। मानव जगत में समय बहुत तेजी से बीतता है। पलक झपकते ही माचखे वयस्क हो गए। मेरी सावधानीपूर्वक शिक्षा के तहत माचखे बड़े होकर शांत स्वभाव के हो गए। और सज्जन व्यक्ति मेरी अपेक्षा से परे नहीं है। अभी उसका रूप रंग उस आकृति से अलग नहीं है जिसे मैंने अंडरवर्ल्ड में देखा था। ऐसी शक्ल सूरत वाले लोग मानव जगत में अत्यंत दुर्लभ हैं। इसके अलावा माचखे के पास असाधारण बुद्धि है, जो दूर दूर तक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया है। पता है, लेकिन लोग प्रसिद्ध होने से डरते हैं, सुअर मोटे होने से डरते हैं। यह कहावत इस तरह प्रसारित हो सकती है, बेशक इसके अपने कारण हैं। यह एक उज्ज्वल और धूप वाली सुबह थी। मैं एक नरम बिस्तर पर लेटा हुआ था, स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। यह उस हिस्से तक पहुंचना जहां प्रतिभाशाली आदमी और खूबसूरत महिला पीड़ा की अवधि से गुजरने के बाद घूमना शुरू करते हैं। वो आहा! मैं दिल को छू लेने वाला हिस्सा देख रहा था। तभी माचखे बाहर से अंदर आया। उसने विंडब्रेकर और अंडरशर्ट उठाया, जिसे मैंने लापरवाही से जमीन पर फेंक दिया था, और उसे बड़े करीने से मोड़ दिया। फिर उसने मुझे एक कप पानी पिलाया और कहा, झूठ बोलना कमरे में बहुत देर तक रहना भी अच्छा नहीं है। ताम सिन्ह को बाहर जाकर धूप सेंकना चाहिए। मैंने अपना कप नीचे रख दिया। मेरी आंखें अभी भी किताब से नहीं हट रही थी, और लापरवाही से जवाब दिया, सूर्य मेरे लिए जहर है। यह मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। आज सुबह ही बर्फबारी हुई है। आंगन में बेर के फूल खिल रहे हैं। जाकर देखो। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। मेरे पास आह वाला हिस्स सा रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने खुशी से कहा, ठीक है, चलो थोड़ी देर तुम्हारे साथ खेलते हैं। वह हल्के से मुस्कुराया, बहुत खुश था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और खुबानी के बगीचे में चला गया। वह सही था, खुबानी के फूल आज खूबसूरती से खिल रहे थे। माचखे, तुम्हें पता है कि मुझे बर्फीले दिनों में लाल बेर के फूल खिलते देखना अच्छा लगता है, लेकिन क्या तुम जानते हो क्यों? उन्होंने सोचा, हो सकता है कि भविष्य में ताम सिंह का व्यक्तित्व माई जैसा हो जाए। मैं रुकी,
उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आया और उसने मुझे देखने दिया। उसका चेहरा धीरे धीरे लाल हो रहा था। तैम सिंह को मेरी तरफ देखना पसंद है। पसंद करना। मैंने अपने हाथ से उसके सिर और मेरे सिर के बीच की दूरी नापी। वह पहले से ही मुझसे एक सिर लंबा था। मैंने अपना सिर झुकाया और सोचा, मचखे, मुझे पत्नी कहो। उसके कान लाल हो गए। मैंने कहा, तुम बड़े हो गए हो। मुझे लगता है कि मैं बचपन से ही एक दत्तक पुत्रवधू रही हूँ, इसलिए मुझे सरकार की मदद करनी चाहिए। 12 जब सही दिन आएगा तो मुझसे शादी कर लेना। लाल रंग उसके कानों से गालों तक फैल गया। उसका एडम एप्पल फड़क उठा। काफी देर बाद उसकी आंखों में थोड़ी निराशा दिखी। तैम सिन्हा, तुम हमेशा। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, मैंने सुना कल बगीचे में कोई बात कर रहा है। जब से माचखे थोड़ा मशहूर हुआ है, लोग अक्सर उसे ढूंढने आते हैं। आमतौर पर मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन आज उन्होंने मेरी शादी की चर्चा में बाधा डाली। मेरा चेहरा बदसूरत लग रहा था और मैं बहुत परेशान था। आवाजें तेज होती जा रही थी। माचखे ने भी सुना। ताम सिन्हा, ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है। तुम पहले अपने कमरे में वापस जाओ। मैंने हाँ कहा, पलटा और अधूरी कहानी पढ़ने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। माचखे मेहमानों का स्वागत करने के लिए मुख्य हॉल में चले गए। दोपहर के समय माचखे ने मेहमानों को विदा किया और मेरे कमरे में वापस आ गए। वह बिना कुछ बोले चुपचाप बैठा रहा और मैंने भी कुछ नहीं कहा। मेरा धैर्य कभी खराब नहीं रहा। आखिर में फिर भी वह मेरी बराबरी नहीं कर सका। तैम सिन्हा, आज जो व्यक्ति आया है वह गवर्नर है। मिस्टर आई। वह चाहता है कि मैं राजधानी जाकर अधिकारी बन जाऊं। मेरे उदासीन भाव ने माचखे को थोड़ा उलझन में डाल दिया कि किसका अनुसरण किया जाए। उसने मेरे भावों को ध्यान से देखा, मानो अपना मन बना रहा हो। कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं राजधानी जाऊँ। चल देना। मैंने चुपचाप अंतिम पृष्ठ पढ़ने के लिए पृष्ठ पलट दिया। कहानी समाप्त हो गई। प्रतिभाशाली व्यक्ति और सुंदर महिला ने विवाह कर लिया और जिस व्यक्ति से वे प्यार करते थे उसके साथ उनका अंत खुशी खुशी हो गया। तभी मैंने अपना सिर घुमाकर माचखे की ओर देखा तो पाया कि वह शांति से मेरी ओर देख रहा था। मैंने आह भरते हुए कहा, पुरुषों की महत्वाकांक्षाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप बाहर जाकर लूटपाट नहीं करना चाहते। हालांकि इन दोनों पदों की जिम्मेदारियों की प्रकृति बहुत अलग नहीं है, लेकिन शाही दरबार में जो महत्वाकांक्षाओं को विकसित करने का स्थान भी है, मैं अब भी आशा करता हूँ कि आप एक ऐसे व्यक्ति बन सके जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अब आपके पास मौका है। यह महत्वपूर्ण है। तुम मेरी ओर क्यों देख रहे हो? माचखे ने अपना सिर हिलाया। अधिकारी बनना मेरी आकांक्षा नहीं है। उसके गाल लाल हो गए। तुमने यह भी कहा कि मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं हमेशा उस समय के बारे में सोचता रहता हूँ जब मैं तुमसे शादी करूँगा। मैं चाय का प्याला थामे हुए था और मेरा ध्यान भटक रहा था। वह थोड़ा असहाय सा मुस्कुराया। लेकिन ताम सिंह, तुम हमेशा मुझसे एक कदम तेज रहती हो। उन्होंने कहा, मैं उसके साथ एक परिवार बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक पुरुष हूँ। मैं उसे जीवन भर अपना समर्थन देने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं उसे एक खुशहाल और पूर्ण जीवन देने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करना चाहता हूँ। ताम सिंह, क्या तुम 2 साल तक मेरा इंतजार करने को तैयार हो? उस दिन तक इंतजार करो जब मैं अपनी महान सफलता की घोषणा करूं। फिर मैं तुमसे शादी करने के लिए वापस आऊंगा। मैं अवाक रह गई। उस पल मैं वाकई एक साधारण महिला बनने के लिए तैयार थी, खाली कमरे में अकेलेपन को स्वीकार करते हुए उसके लौटने और मुझे प्यार से तैम सिन्हा कहने का इंतजार कर रही थी।
लेकिन वह इंतजार करना चाहता था। 2 और साल, नहीं, मेरे जैसे पत्थर में चाहे कितनी भी धैर्य हो, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। एक रात मैं करवटें बदल रहा था, सो नहीं पा रहा था। अचानक मैं उठ बैठा और चिल्लाया, मचखे। मुझे पता था कि वह यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसका नाम पुकारना चाहता था, मानो उसे इस तरह पुकारने से वह फिर से मेरे सामने आ जाएगा। मचखे। मैंने उसका नाम 3 बार इसी तरह पुकारा, सिवाय उस बार के जब उसने कहा कि मचखे। बाहर हवा की आवाज। कमरे के बाहर मुझे कोई और आवाज सुनाई नहीं दी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं पलटा और बिस्तर से बाहर निकल गया। बिना कुछ साफ किए मैंने अपने सफेद कपड़े पहने और सीधे बाहर चला गया। मैं अपनी मंगेतर को खोजने के लिए राजधानी गया। नोट 8। मूल पाठ। लोहे के जूतों से गुजरते हुए उसे कोई जगह नहीं मिलती। अंत में सारे प्रयास व्यर्थ नहीं गए। अर्थ। किसी चीज को बेसब्री से ढूंढना, चाहे आप कितना भी प्रयास करें, फिर भी आप उसे नहीं पा सकते, लेकिन गलती से वह आपको मिल जाती है। 9,000 और 10,000 इच्छाएं बार बार याद दिलाना। 10। इंदांग, भौहों के बीच। 11। बुद्ध ने सिखाया, घृणा का बदला पुण्य से चुकाओ और वह घृणा गायब हो जाएगी। बदला का बदला, बदला 2 गुना बदला है। 12। फु चिन्ह। प्राचीन काल में यह उपपत्नी से पत्नी तक था। अध्याय 3। ताम सिंह के अलावा कोई भी मेरे योग्य नहीं है। राजधानी मेरे लिए अजनबी नहीं है। एक बार बूढ़े साधु ने मुझे कई महीनों तक राजधानी में इधर उधर दौड़ाया, इसलिए मैं कई जगहों पर गया, जो कि आश्चर्य की बात नहीं है। मैं माचखे को खोजने के लिए बेचैन था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं उसे खो रहा हूँ। वह ऐसा ही है, इसलिए मैं खुलेआम उसे खोजने की हिम्मत नहीं कर सकता। उन्हें हाल ही में अधिकारी पद पर पदोन्नत किया गया था। पहले तो यह उनके लिए बहुत कठिन रहा होगा, और वे कोई प्रसिद्ध व्यक्ति भी नहीं थे। सड़क पर पूछा तो किसी को पता नहीं चला। कई बार मैंने महल में घुसकर खोज करने की इच्छा जताई, लेकिन महल में ड्रैगन की ऊर्जा उमड़ रही थी, जिससे मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मुझे हार माननी पड़ी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने किस्मत का इंतजार करने का फैसला किया। दिन में वह सड़क पर घूमेगा, शाम को वह माचखे का पता लगाने के लिए मंदारिनों के घरों में जाएगा। मैंने सोचा था कि अगर मैं खुद उसे खोजने की कोशिश करूंगा तो माचखे से मिलने की संभावना थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी। उस दिन तेज धूप में मैं एक प्याज पकड़े हुए था, बस किताब पर टैप करते हुए, आराम से सड़क पर टहलते हुए। अचानक आगे शोर सुनाई दिया, लोग इकट्ठा हो गए। जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मैंने स्क्रिप्ट और प्याज अपनी आस्तीन में रख लिया। उत्साह देखने के लिए दौड़े। क्या शानदार शो है! बिल्कुल बेरहम तमाशा। फूल जानबूझकर गिराते हैं, पानी अनजाने में बहता है। अनजाने में बहता हुआ पानी मेरा मंगेतर माचखे है, और जानबूझकर गिरने वाला फूल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वर्तमान राजवंश के महान सेनापति थी सान सान की प्यारी बेटी है। मैं क्यों हूँ पता है? उसके बॉडियर में आभूषण शायद खराब नहीं है। मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे आभूषण बेचे हैं, और मैंने काफी पैसे कमाए हैं। अचानक थी सानह सानह जमीन पर गिर पड़ी, मानो उसके पैर में चोट लगी हो। उसकी आंखें पीच ने माचखे को उदास होकर देखा। माचखे ने उसकी ओर उदासीनता से देखा, फिर मुड़कर चला गया। थी सानह सानह तेजी से आगे बढ़ी और माचखे की शर्ट पकड़ना चाहती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से माचखे ने उसे पकड़ लिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई और उसका चेहरा गंदा हो गया।
दर्शकों की भीड़ अवाक रह गई थी। सानह सानह जमीन पर मूंग के बल लेटी हुई थी, अपने होठों को काटने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थी और उसका शरीर दुबला पतला था, जिससे मुझे उस पर दया आ रही थी। इस बीच माचखे को सर्दी और गंभीर बीमारी हो गई थी। भाव बिना एक नजर डाले वह जल्दी से चला गया। हम्मा, मैंने अपनी ठोड़ी रगड़ी और सोचा, जब से मैं 9 साल की थी, मैं ही माचखे की देखभाल कर रही थी। उसने कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। अप्रत्याशित रूप से वह बाहर से एक ठंडा सज्जन था। छोटी लड़की बहुत जिद्दी थी। माचखे चली गई। कोई उसकी मदद करने आया, लेकिन उसे इसकी जरूरत नहीं थी। वह खुद ही खड़ी हो गई। मुझे लगता है कि जिस महिला को माचखे पसंद आई, वह भी एक दयालु हृदय वाली महिला है जो सही गलत में अंतर कर सकती है। इसलिए मैंने उसके पैर पर लगे घाव को ठीक करने के लिए जादू का प्रयोग किया। उसकी घबराहट की परवाह न करते हुए मैं मुड़ा और माचखे के पीछे चला गया। माचखे एक छोटे से शराबखाने में चला गया। मैं नीचे एक विलो वृक्ष के पास खड़ा था, 1 इंच भी पास नहीं जा पा रहा था, क्योंकि यह शराबखाना आज एक अनोखी शराबखाने में बदल गया। यह एक राजसी महल जैसी भव्य आभा बिखेरता है। मैंने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। वहां एक आदमी नीले कपड़े पहने हुए खिड़की के पास बैठा था और अकेले शराब पी रहा था। सम्राट। मानव दुनिया का सम्राट काफी बुद्धिमान था, लेकिन अब चारों समुद्रों में शांति है, देश समृद्ध है और लोग सुरक्षित हैं। यह बुरा दौर नहीं है। यह केवल अफसोस की बात है कि जनरल सत्ता में है, जिससे युवा सम्राट के लिए शांतिपूर्ण दैनिक जीवन जीना मुश्किल हो गया है। अभी वह शायद इस बारे में सोच रहा है कि जनरल से खोई हुई शक्ति को कैसे वापस पाया जाए। माचखे के पहुंचने के कुछ ही समय बाद राजधानी में वह सम्राट से निजी तौर पर मिलने में सक्षम था। शायद उसके पास सम्राट के दिल में मौजूद बड़े खतरे को खत्म करने में मदद करने का एक तरीका था। मैं मन ही मन माचखे की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहा था। तभी अचानक ताओवादी पुजारी की पोशाक पहने एक आदमी शराबखाने के बगल वाली छोटी सी गली से बाहर आया। ग्रैंड मास्टर। यह ताओवादी दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। मैंने उसे पहचान लिया। पहले भी उस बूढ़े साधु ने मेरा पीछा किया था। बूढ़े साधु ने इस व्यक्ति से मुझे वश में करने के लिए मदद की भीख भी मांगी थी। आज उसे देखकर मैं निश्चित रूप से लड़ाई से बच नहीं सकता। मैं अपने दयनीय जीवन पर विलाप कर रहा हूँ। अप्रत्याशित रूप से ताओवादी पुजारी ने मुझे देखा और जाने के लिए मुड़ गए। मैं सोच ही रहा था कि अचानक शराबखाने की ऊपरी मंजिल से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, टैम सिन्हा। यह सच था कि खिड़की के पास बैठे माचखे ने मुझे देखा था। इसे टालने में असमर्थ, मैंने उसकी ओर मुस्कुराकर ऊंची आवाज में कहा, मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती है और मैं लंबी अकेली रात बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हें खोजने आई हूँ। हमें जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए। ये शब्द कहते ही पूरी गली में सन्नाटा छा गया। मचखे के दयनीय गाल लाल हो गए। हा हा हा, उसके पीछे बादशाह की हार्दिक हंसी आई। कितनी साहसी और साहसी सुंदरी है। माचखे, तुम सचमुच धन्य हो। माचखे ने बादशाह को सलाम किया और जल्दी से नीचे की ओर भागा। मैं उस पर मुस्कुराया। माचखे पास आया, मानो अपनी खुशी को दबाने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपनी भौहें उठाईं और पूछा, तुम इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गए? मैंने सोचा कि मुझे आधा साल और इंतजार करना पड़ेगा। क्या आपके लिए यहाँ अकेले आना कठिन है? कोई समस्या? क्या तुम्हें भूख लगी है? आराम करना चाहते हो? मैंने बस उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। मनखे ने मुझे ध्यान से देखा और कहा,
यह मैं ही था जो बहुत अधिक चिंतित था। ताम सिंह खुद को कैसे पीड़ित होने दे सकता था? तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मैंने तुम्हें अभी सड़क पर देखा। माचखे मुस्कुरा रहे थे, थोड़े सख्त थे, और जल्दी से मुझे समझाया, ताम सिन्हा, वह है। हाँ, वह लड़की पसंद करती है। उसने ध्यान से मेरे भाव देखे। मैंने कहा, चेहरा बुरा नहीं है, फिगर थोड़ा छोटा है। ऐसा नहीं है कि मैं आपके लायक हूँ। यह स्वाभाविक है। माचखे ने मेरी बात सुनी, मुस्कुराया। ताम सिंह के अलावा वहाँ और भी है, कोई और नहीं। मेरे लायक कौन है? मैंने खुशी से उसका कंधा थपथपाया। अच्छा हुआ कि तुम समझ गए। मैं अपने दोस्तों को अलविदा कह दूंगा, फिर तुम्हें आराम करने के लिए घर ले जाऊंगा। ठीक है। यह पता चला कि माचखे महल में नहीं रहते थे। वे किसी उच्च पदस्थ अधिकारी के घर में नहीं रहते थे, बल्कि उन्होंने अपने लिए एक छोटा, सरल और शांत घर खरीदा था। घर की आंतरिक सजावट माई उयेन से अलग नहीं है, जहां वह और मैं साथ रहते थे। रात के खाने के बाद मैं माचखे को आंगन में टहलने के लिए ले गया। राजधानी बहुत बड़ी है, उस छोटे शहर से अलग, जिसके हम आदी हैं। क्या यहाँ अकेले रहना तुम्हारे लिए असहज है? कोई असहजता नहीं है। बस मैंने तुम्हें सुबह सुबह मेरे लिए बर्तन साफ करते नहीं देखा। देर रात को कोई भी मेरे लिए दिया नहीं जलाता और न ही चाय बनाता है। मुझे इस बात की चिंता थी कि वह घर पर अकेली है और अपना ख्याल नहीं रख पाएगी, इसलिए मुझे थोड़ा दुख हुआ। मैं खुशी से मुस्कुराया। उसका हाथ थामे, अपने सिर के ऊपर चांदनी को देखते हुए, धीरे धीरे कदम दर कदम चलते हुए, झूमते हुए, माचखे, ओह माचखे, हो माचखे, यह क्या है? मैं तो बस नाम पुकारना चाहता हूँ। मैंने कहा, हर बार जब मैं आपका नाम पुकारता हूँ, तो मुझे आपकी आवाज सुनाई देती है। अचानक मुझे लगा, यही सबसे खुशी की बात है। मचखे मुस्कुराया। मैंने आगे कहा, क्या राजधानी में काम बहुत कठिन है? माचखे एक पल के लिए चुप हो गए, फिर बोले, दूसरों की मदद करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम होना, अपने काम करने के लिए अपने दो हाथों पर भरोसा करने में सक्षम होना काम बहुत फायदेमंद है। काश ऐसे लोग होते जो मेरे काम की वजह से खुश होते। हालांकि शाही दरबार में आंतरिक उथल-पुथल बहुत परेशान करने वाली नहीं है, लेकिन अगर मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, तो मुझे जो शक्ति मिलती है। ताम सिंह, क्या आप मेरी भावनाओं को समझो? यह कितना संतोषजनक है। मेरा दिल थोड़ा कांप उठा। मैंने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक चमकी जो मैंने लंबे समय से नहीं देखी थी। एक पल में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं फिर से अंडरवर्ल्ड में 9 स्वर्गों के युद्ध देवता से मिल गया हूँ। तभी माचखे असली माचखे है। अचानक मुझे याद आया कि उस वर्ष छोटे शैतान गियाप ने मुझसे क्या कहा था। मचखे थान क्वान स्वर्गीय क्षेत्र में युद्ध का देवता है। वह स्वर्ग से पृथ्वी तक कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके दिल में केवल दुनिया है। मेरे दिल में तो आम लोग ही हैं। मैं एक औरत की भावनाओं को कैसे समेट सकती हूँ? उस समय मैंने इन शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज माचखे की आंखों में देखते हुए मैं समझती हूँ। लिटिल डेविल गियाप, एक व्यक्ति सावधानीपूर्वक अवलोकन से सही भविष्यवाणी की गई है। माचखे के दिल में सिर्फ लोग हैं, चाहे वह कुछ भी बन जाए। अगले दिन माचखे ने महल में प्रवेश किया। मैं हमेशा की तरह अभी भी पढ़ने के कमरे में था। इससे पहले कि मैं 2 पन्ने पढ़ पाता, मैंने आंगन के बाहर कदमों की आहट सुनी। अधिकारी? जब से मैंने होश संभाला है, तब से लेकर अब तक मैंने कभी नियमों का पालन नहीं किया है। मुझे भूतों ने पकड़ लिया, नरक के राजा ने डांटा, भिक्षुओं ने मेरा पीछा किया और ताओवादियों ने मुझे पीटा। लेकिन अब तक मैं कभी भी इस तरह से सैनिकों से घिरा नहीं था।
यह मेरे जीवन में पहली बार है कि मैं इस तरह से सामना कर रहा हूँ। मैं थोड़ा उत्साहित हूँ। मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ कि वे एक साथ दौड़कर आएं और मुझे घेर लें, ताकि मैं देख सकूं कि इन अधिकारियों और सैनिकों की संरचना किस प्रकार की है। आधे दिन तक इंतजार करने के बाद अचानक दरवाजे पर औपचारिक दस्तक हुई। मैं थोड़ा निराश हुआ। केवल दरवाजा खोल सकते हैं। शायद सैनिक कहीं कोने में छिप गए होंगे। दरवाजे पर केवल एक सुंदर युवती खड़ी थी। मैंने कुछ देर तक उसे देखा, फिर मुझे एहसास हुआ, क्या यह वही थी सान सान नहीं है जिसे माचखे ने कल सड़क पर छोड़ दिया था? जब उसने मुझे दरवाजा खोलते देखा, तो उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसने खुद से कहा, क्या सच में कोई औरत है? वो औरत को घर कैसे ला सकता है? पसंद करना एक बात है, लेकिन दरवाजे से उलझना दूसरी बात है। मेरा दिल इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता। भावनाएं बहुत कम हो गई हैं। बहुत। फिर अपनी बाहें मोड़ ली, अपनी छाती के सामने हाथ रखकर शांति से दरवाजे के सहारे झुक गई और बोली, यह सही है, मैं उसकी औरत हूँ। छोटी उसके बगल में सोई थी। क्या तुम्हें कुछ और कहना है? छोटी लड़की का दृढ़ संकल्प अभी भी बहुत कमजोर था। जब मैंने यह कहा, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हट गई और लगभग जमीन पर गिर गई। मैंने भौहें सिकोड़ी और उसकी तरफ देखा। मुझे झिझक तो हुई, लेकिन थोड़ी राहत भी महसूस हुई। अचानक एक अधेड़ उम्र की महिला बगल से निकली, मेरे चेहरे की तरफ इशारा किया और चिल्लाई, युवती को धमकाने के बारे में सोचना भी मत। हमारे घर में अपनी गंदी भाषा से मेरी जवान औरत के कान गंदे मत करो। मैंने मासूमियत से पूछा। आप पूछते हैं, मैं जवाब देता हूँ। सच सच, यह गंदा क्यों है? थी सानह सानह का चेहरा और भी पीला पड़ गया। दूसरी महिला ने डांटा, तुम बहुत साहसी चुड़ैल हो। महिला के प्रति अशिष्टता करने का साहस करो। कोई उसे गिरफ्तार करो। मैंने असहाय होकर अपना माथा रगड़ा। यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से जानबूझकर परेशानी पैदा कर रहा था। मैं अभी भी उससे थोड़ा तर्क करना चाहता था, लेकिन पलक झपकते ही मैंने अपने बगल में अधिकारियों का एक समूह देखा। मेरी आंखें चमक उठीं, उत्साह से, एक घंटा! दूसरी महिला भी चिल्लाई, वह छिपे हुए हथियारों का इस्तेमाल करना चाहती है। युवती की रक्षा करो। तलवार के म्यान से बाहर निकलने की आवाज सुनकर मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। मैंने अपने होंठ हिलाए, और इससे पहले कि मैं 4 शब्द शांति अनमोल है कह पाता, एक बड़ी तलवार मेरे मुंह से निकली। तलवार पहले ही मेरे सिर पर वार कर चुकी थी। मानवीय क्षेत्र में संयमित होने के बाद मेरा गुस्सा काफी हद तक नियंत्रित हो गया है, लेकिन मैं अभी भी दूसरों को आसानी से मुझे परेशान नहीं करने देता। मेरी नजरें पहले सैनिक पर टिकी थी, जो आगे की ओर भाग रहा था। जादू का अभ्यास न करने वाला यह नश्वर मेरी गहरी निगाहों से तुरंत कमजोर हो गया, और एक धमाके के साथ उसके पैर घुटनों पर गिर गए और उसने मेरे सामने सिर झुकाया। पीछे खड़े लोग होशियार नहीं थे, मानो मधुमक्खियों का झुंड मेरी ओर झपट रहा हो। मैंने एक मंत्र पढ़ा, धीरे से अपना हाथ हिलाया, और मेरे चारों ओर खड़े सभी सैनिक उड़ गए। मैंने गुस्से से कहा, एक व्यक्ति के रूप में आपको ध्यान देना चाहिए और स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए। थी सानह सानह और दूसरी महिला नकारात्मक ऊर्जा से बह गईं और चौंक कर जमीन पर गिर गईं और डर से मेरी ओर देखने लगी। मैं आगे बढ़ा और उस महिला को खींचकर ऊपर ले गया। वह जोर से चिल्लाई, राक्षस, और भाग गई। मुझे थी सानह सानह की मदद करने के लिए पीछे मुड़ना पड़ा। उसने आज्ञाकारी ढंग से मुझे उसे ऊपर खींचने दिया। मैंने उसके चेहरे से धूल झाड़ दी और कहा, अगर तुम किसी को पसंद करती हो, तो तुम्हें अपनी गरिमा भी बनाए रखनी चाहिए।
अब से आप लोग दोबारा सवाल पूछने के लिए मेरे दरवाजे पर मत आना। प्रतिष्ठा खोना बेकार है, बहुत प्रयास करने से भी अनुग्रह नहीं मिल सकता। ओह, और यह भी कि माचखे की तीनों जिंदगियां मेरी है। यदि तुम सचमुच उसे रिझाना चाहती हो, तो आने से पहले 3 जन्म बीत जाने तक प्रतीक्षा करो। मैंने जो कहा वह सब सच था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके कानों में इसका कोई अलग अर्थ होगा। उसकी आंखें लाल थी, वह रोने वाली थी, वह पलटी और भाग गई। मैंने घर की सफाई पूरी की, फिर शांति से अपने कमरे में स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए वापस आ गई। मुझे अभी वह भाग याद है जिसमें प्रतिभाशाली पुरुष की मुलाकात सुंदर स्त्री से हुई और सुंदर स्त्री ने प्रतिभाशाली पुरुष को जबरदस्ती चूम लिया। यह खेल निश्चित रूप से मामूली नहीं है। अध्याय 4, माचखे, शांति का एक जीवन काल। शाम ढलते ही माचखे जल्दी से वापस आ गया। मैं मुलायम सोफे पर झुक गया, उसकी तरफ देखा, फिर स्क्रिप्ट पढ़ना जारी रखा। वह कुछ क्षण तक दरवाजे पर खड़ा रहा और फिर सावधानी से मेरी ओर बढ़ा। वह बिस्तर के पास बैठ गया, काफी देर तक हिचकिचाया और फिर बोला, मैंने सुना है कि आज सैनिक आ रहे हैं। हाँ। टैम सिन्हा। मैंने स्क्रिप्ट एक तरफ फेंक दी, सीधे बैठ गई और उसकी तरफ देखा। तुम क्या पूछना चाहते हो? उसने अपने होंठ हिलाए लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोल सका। मैंने कहा, मैंने अधिकारियों को भगा दिया और थी सान सान को भी मैंने भगा दिया। उसने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, थोड़ा हिचकिचाते हुए, और फिर हंस दिया। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या? यह पता चला है कि आप महान जनरल की बेटी से शादी करना चाहते हैं। यह पता चला है कि मैं गलत समय पर आया, जिससे आपका रिश्ता बर्बाद हो गया। अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मुझे उस लड़की को ढूंढने दो। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे लिए उसकी भावनाएं बहुत गहरी हैं। यह कहकर वह उठकर बाहर चला गया। उन्होंने मुझे पीछे खींचा, उनका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। टैम सिन्हा, तुम्हें साफ पता है कि मेरा यह मतलब नहीं था। तुम इस बार तुम्हें इतना ईर्ष्यालु देखकर मुझे वास्तव में बहुत खुशी हो रही है। लेकिन सैनिकों ने कहा कि वह एक राक्षस थी और कल वे ग्रैंड मास्टर को राक्षस को भगाने के लिए यहाँ आने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। महान राष्ट्रीय शिक्षक। मुझे उस बूढ़े आदमी की याद आई जिसका चेहरा सख्त था और जो मुझे उस दिन गली में मिला था। माचखे ने भौहें सिकोड़ी और सिर हिलाया। ताम सिंह, क्या तुम कहीं और जाना चाहते हो? टालना? मैंने आश्चर्य से पूछा, इससे परहेज क्यों? मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। लेकिन माचखे के चिंतित चेहरे को देखकर मुझे अचानक समझ में आया, माचखे, क्या तुमने हमेशा मुझे राक्षस समझा है? तुमने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा था, क्योंकि तुम्हें डर था कि ग्रैंड मास्टर को मेरी राक्षस के रूप में पहचान पता चल जाएगी। माचखे ने भौहें सिकोड़ी। मैंने सिर हिलाया और बुदबुदाया, यह सही है, मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा रूप बिल्कुल नहीं बदला है। जब आप आग जलाना चाहते हैं, तो आप आग जला सकते हैं। जब आप हवा चाहते हैं, तो आप हवा बना सकते हैं। यह स्वाभाविक है कि आप मुझे राक्षस समझें। क्या अब तुम मुझसे डरते हो? मेरी यह बात सुनकर माचखे के चेहरे का भाव बदल गया। वह स्पष्टतः क्रोधित थे। मैं तुमसे क्यों डरूं? तो क्या हुआ अगर वह एक राक्षस है? मैं केवल इतना जानता हूँ कि मेरी ताम सिंह ने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचाया है। मैं एक हृदयहीन व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे पता है कि इस दुनिया में कोई भी मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है। लेकिन ताम सिंह, तुम कोई राक्षस नहीं हो जो बहुत सारे बुरे काम करता हो। भले ही तुम राक्षस हो, इस पूरे जीवन में मैं सिर्फ तुम्हारे जैसे राक्षस से ही प्यार करूंगा। प्यार, ये 2 शब्द मुझे बहुत खुश कर देते हैं। मेरे मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ जाते हैं।
माचखे का स्वभाव बहुत अच्छा है और वह मेरे प्रति और भी अधिक कोमल है। मैंने उसे पहले कभी इतना क्रोधित नहीं देखा था और मैं भी बहुत आश्चर्यचकित था। तो तुम किस बात से डरते हो? उसका चेहरा सख्त हो गया। मेरी भावनाओं को इतनी स्पष्टता से बताए जाने पर वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ। वह एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तैम सिन्हा, मुझे डर है कि तुम्हें धमकाया जाएगा। यह सुनकर मुझे अजीब लगा और मैंने फिर पूछा, क्या तुम्हें अभी भी मोटे छोटे राजा के घर का पिछवाड़ा याद है? उसने मेरी ओर घूर कर देखा। घास का एक तिनका भी नहीं बचा। मैंने संतोष से सिर हिलाया। धमकाया जाना ठीक है, बस जवाब दो। उसकी पत्नी होने के नाते मैं कुछ भी सहन कर सकती हूँ, लेकिन मुझे धमकाया जाना बर्दाश्त नहीं है। अब तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मचखे को चिढ़ाया और मुस्कुराया। और कोई शब्द नहीं। जब उसका चेहरा धोने का समय आया तो मैंने उसकी आस्तीन पर एक छोटा सा फटा हुआ हिस्सा देखा और सोचा, क्या हुआ? माचखे ने अपनी आस्तीन पीछे छिपाते हुए कहा, कुछ नहीं। आज मेरा कुछ सैनिकों से झगड़ा हो गया था। छोटी मोटी हाथापाई हो गई थी। मैंने हाथ बढ़ाकर कहा, अपनी शर्ट उतारो, मैं इसे तुम्हारे लिए सिल दूंगी। मैंने मोमबत्ती जलाई और वहीं बैठकर आंसू को सीलने लगा। माचखे मेरे पास बैठा था, अपना सिर झुकाकर मुझे उसकी कमीज सिलते हुए देख रहा था। उसके होठों पर हमेशा मुस्कान रहती थी, मानो यह कोई आसान काम हो जिससे लोग संतुष्ट हो जाए। हो गया। मैंने उसे शर्ट दे दी। उसके चेहरे पर संतुष्टि देखकर मैंने अचानक पूछा, वर्तमान सम्राट एक बुद्धिमान राजा है ना? माचखे ने शर्ट प्राप्त की और कहा, यह पवित्र राजा है। मैंने सिर हिलाया। तो उस ग्रैंड जनरल के बारे में क्या, जो सैन्य शक्ति रखता है? क्या वह एक अच्छा जनरल है? माचखे ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अगर हम सैनिकों को युद्ध में नेतृत्व करने की बात करें तो वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन दुनिया को शांत करने और देश पर शासन करने के लिए उसे युद्ध के मैदान में अपने दिल और आत्मा की आवश्यकता नहीं है। मैंने फिर सिर हिलाया। अगर हम उसे मार देंगे तो क्या लोगों का जीवन बेहतर हो जाएगा? ग्रैंड जनरल के संयम के बिना सम्राट आसानी से सुधार लागू कर सकते हैं और लोगों का जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। माचखे ने असमंजस में मेरी ओर देखा। ताम सिंह को अचानक इसमें रुचि क्यों हो गई? अगर आप लोगों को जनरल से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकें तो क्या आप खुश होंगे? मचखे की आंखें चमक उठीं। फिर उसने तुरंत अपनी पलकें नीचे झुकाकर उस रोशनी को ढक लिया। बेशक। मैंने सिर हिलाया। रात बहुत हो गई है, तुम्हें कल काम पर जाना है, सो जाओ। जब माचखे ने कमरे में मोमबत्ती बुझाई तब भी मैं बिस्तर के किनारे बैठा था, आंखें खोलकर खिड़की से बाहर चांदनी को देख रहा था। माचखे बिना किसी कारण के किसी और के साथ कैसे झगड़ा कर सकता था? मैंने आज जो कुछ भी हुआ उसे एक साथ रखा और सोचा, और मैंने अपने दिल में समझा कि उसने किसी को यह कहते हुए सुना होगा कि मैं एक राक्षस था, और फिर सुना कि कल ग्रैंड मास्टर राक्षस को पकड़ने के लिए यहाँ आएंगे। इसलिए उस पल खुद पर काबू न रख पाने के कारण वह लोगों से झगड़ने लगा। माचखे एक शांत व्यक्ति था और वह बहुत समय से अधिकारी नहीं था। हालांकि वह सम्राट का भरोसेमंद था, लेकिन सम्राट ने उसे जगह भी नहीं दी। यह देखा जा सकता है कि अदालत में उनकी वर्तमान स्थिति अभी भी बहुत कमजोर है। लेकिन आज सुबह मैंने जनरल की हवेली पर हमला किया, जिसका खामियाजा माचखे को भुगतना पड़ा। मैं वाकई आम लोगों जैसा नहीं हूँ। कल ग्रैंड मास्टर आएगा। अगर वह ऐसी बातें कहता है जैसे कि यिन ऊर्जा बहुत भारी है, वह इंसान नहीं है, तो माचखे का आधिकारिक तौर पर कोई भविष्य नहीं होगा। कोई बात नहीं। अब और उसे फंसाया भी नहीं जा सकता। मुझे याद है कि जब माचखे अपने जीवन के आदर्श का जिक्र करते थे तो उनकी आंखें जेड़ जैसी चमक उठती थी।
गुप्त जादू का प्रयोग करें और माचखे के कमरे में प्रवेश करें। मैंने उसके सोते हुए चेहरे की ओर देखा और कहा, आखिरकार ये 3 जिंदगियां वही हैं जिनका वादा आपने मुझसे किया था। अपने शेष जीवन का उपयोग आपकी रक्षा के लिए करना ठीक है। इसके अलावा इस जीवन में भी मैं आपकी पत्नी हूँ। आप जो भी करना चाहें, मैं आपकी मदद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। मैं उसके बिस्तर के किनारे पर बैठ गई, नीचे झुकी और धीरे से उसके होठों पर एक चुंबन दिया। मचखे, लंबी उम्र जियो। अगली सुबह एक शाही फरमान जारी हुआ जिसमें माचखे को महल में बुलाया गया। जाने से पहले उसने मुझे कुछ निर्देश दिए। अगर ग्रैंड मास्टर यहाँ आए तो हमें निश्चित रूप से उनके लौटने का इंतजार करना चाहिए। मैंने सहजता से वादा किया। उसके जाने के कुछ समय बाद ही कुछ हद तक ताओवादी तरीके से कपड़े पहने एक ताओवादी पुजारी 13 आया। यह राष्ट्रीय शिक्षक बहुत युवा दिखता है। तुम बहुत साहसी हो। मास्टर खोंग ट्रान को मारने के बाद भी तुम राजधानी में प्रवेश करने का साहस कर रहे हो। यह ग्रैंड मास्टर द्वारा मुझसे कहा गया पहला वाक्य था। मैं बहुत देर तक स्तब्ध रहा। फिर मुझे याद आया कि जिस ग्रैंड मास्टर खोंग ट्रान का उन्होंने जिक्र किया था, वह वही बूढ़ा भिक्षु था जो 9 साल से मेरा पीछा कर रहा था। नहीं, वह मर गया। पुराना, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं कोई राक्षस नहीं हूँ और मैं लोगों को नहीं मारता। राष्ट्रीय गुरु ठंडी हंसी हंसे, यिन ऊर्जा दमनकारी है। यदि आप राक्षस नहीं हैं, तो आप क्या कह सकते हैं कि आप हैं? अगर मैं कहूँ कि मेरा असली शरीर वोंग जुएन के तट पर स्थित ताम सिन्ह पत्थर है, तो मुझे डर है कि वह कहेगा कि मैं एक भूत हूँ। मैंने एक क्षण विचार किया और कहा, आप यह कैसे पुष्टि करना चाहते हैं कि मैं एक राक्षस हूँ? सही हो या गलत, मेरी समाधि अग्नि का प्रयास करो और तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने एक पल सोचा और सहमति में सिर हिला दिया। ठीक है, लेकिन आपको कई लोगों के साथ एक जगह का इंतजाम करना होगा और मुझे जलाने के लिए एक चिता बनानी होगी। जलने के बाद सभी लोगों को यह साबित करने के लिए गवाही देनी चाहिए कि मैं राक्षस नहीं हूँ। आपको महान राष्ट्रीय शिक्षक के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करके दुनिया को यह घोषणा करनी चाहिए कि आपने गलत व्यक्ति को मार दिया है। वह काफी देर तक स्तब्ध और सदमे में रहा, फिर बोला, किसी भी चाल का इस्तेमाल करने के बारे में सोचना भी मत। आप एक साधक हैं। आपका मन इतना अशुद्ध क्यों है? ठीक है, मुझे भी जल्दी है। अब तुम जल्दी से मुझे जला दो। मैं जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गई, लेकिन वह चौंक गया और कमरे में खड़ा हो गया। मैंने उलझन में भौहें सिकोड़ी, पीछे मुड़ी और उसका हाथ खींचा। तुम इतनी औरत जैसी क्यों हो? पिछली बार जब तुम और वह बूढ़ा साधु मेरा पीछा कर रहे थे, तो वहां इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। खाद्यान्न बाजार में जाकर देखा तो वहां कुछ सैनिक चिता सजा रहे थे। मैंने कुछ जाने पहचाने सैनिक देखे। मुझे याद आया कि वे जनरल की हवेली के सैनिक थे। वे सभी तब दंग रह गए जब उन्होंने मुझे नेशनल मास्टर को सुरक्षित रूप से यहाँ लाते देखा। मैं पलटा और चिता पर कूद गया। मेरा शरीर स्वतंत्र और आराम से मेरे चारों ओर मौजूद लोगों को देख रहा था। मैंने खुद को रस्सी से कसकर बांधा, नीचे कूदा और राष्ट्रीय गुरु की ओर हाथ हिलाया। अरे, हो गया, हो गया। इस समय तक ग्रैंड मास्टर ने कोई कदम नहीं उठाया था। उसने भौहें सिकोड़कर मेरी ओर देखा। मैंने भी उसकी तरफ देखा। अचानक बगल से एक महिला बाहर निकली। यह वही थी जो उस दिन मुझे भड़काने के लिए थी। सानह सानह के साथ दरवाजे पर गई थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह जोर से चिल्लाई, यह है उसकी। वह एक राक्षस है। उसने मंत्री जी का मन मोह लिया और हमारी युवती को जहर दे दिया, जिससे वह अब तक बेहोश है। राष्ट्रीय गुरु, महान राष्ट्रीय गुरु,
आपको इस दुष्ट आत्मा को खत्म करने और भविष्य की आपदाओं को खत्म करने में हमारी मदद करनी चाहिए। उसने नेशनल मास्टर की आस्तीन को कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी। इस रोने के दृश्य को सुनकर श्रोता की आंखों से आंसू छलक आए। यह सुनकर बहुत ही हृदय विदारक था। अगर वह व्यक्ति जिसकी ओर इशारा किया जा रहा था और जिसे डांटा जा रहा था, वह मैं नहीं होता, तो मुझे डर है कि मैं उसके पक्ष में खड़ा होता। राष्ट्रीय मास्टर की आंखें ठंडी थीं। उन्होंने उसे दूर धकेलने के लिए धीरे से अपनी आस्तीन हिलाई और ठंडे स्वर में मुझसे पूछा, और क्या क्या कहना चाहते हो, और बोलो। मैंने आह भरी, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। मेरी पैंट में एक अंडा फेंका गया। एक बच्चा जो अच्छे कपड़े पहने हुए था, भीड़ से बाहर आया, अपना हाथ उठाया और मुझ पर एक और अंडा फेंका। तुमने अपनी बहन को परेशान किया, अरब। आप बुरे हैं। तुमने मेरे दिल में रहने वाले व्यक्ति को चुरा लिया। यह स्पष्ट है कि माचखे गेगे को बड़ी बहन पसंद है। यह सब आपकी वजह से है। अपने कपड़ों पर चिपके 2 अंडों को देखकर मेरी भौहें तन गईं। लेकिन इससे भी ज्यादा गुस्सा मुझे उसके अंतिम 2 वाक्यों से आया। मैं ठंडी हंसी हंसा, अपनी उंगलियों को हिलाया और उस बिगड़ैल बच्चे को हवा में उठा लिया। बच्चा, तुम्हारी बहन उसे पसंद करती है, लेकिन वह मुझे पसंद करता है। लड़का हवा में संघर्ष कर रहा था। अधेड़ उम्र की महिला जोर जोर से रो रही थी और भी जोर से चिल्ला रही थी, चुड़ैल, मेरे युवा मालिक को नुकसान मत पहुंचाओ। आसपास के लोग टिप्पणी कर रहे थे, दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ। राष्ट्रीय शिक्षक जोर से चिल्लाया। मुझे केवल यह महसूस हुआ कि मुझे बांधने वाली रस्सियां कस गई हैं। मेरी उंगलियां कमजोर थीं। छोटा लड़का बीच हवा से गिर गया। महिला ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। उसके तुरंत बाद उसका पूरा शरीर चमक उठा। आग की चिंगारी उसके पैरों के तलवों से समाधि अग्नि उठी। इस नश्वर के लिए समाधि अग्नि का अभ्यास करना आसान नहीं था। दरअसल मुझे आग से बहुत डर लगता है। पाताल लोक में बहुत कम आत्माएं हैं जो आग से नहीं डरती। लेकिन यदि आप राक्षसों और अन्य आत्माओं के बीच अंतर करना चाहते हैं, तो आग का उपयोग करना सबसे उपयुक्त तरीका है। क्योंकि जब किसी राक्षस को जलाया जाता है, तो वह अपने भीतरी हिस्से को पीछे छोड़ जाता है, लेकिन जब किसी आत्मा या इंसान को जलाया जाता है, तो वह अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ता। मैं मौत से नहीं डरता, क्योंकि एक खास नजरिए से अब तक हमारे पास मौत है। कभी नहीं रहा। येलो स्प्रिंग्स रोड और रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस मेरी मातृभूमि है। मैं मृतकों की भूमि में पैदा हुआ था। आग से मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा और घबराहट में मेरी मुलाकात एक परिचित से हुई। वे हवा में खड़े होकर मुझे जलते हुए देखते रहे। मैं उनका अभिवादन करना चाहता था, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता था। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया, लेकिन मेरे शरीर का दर्द धीरे धीरे कम हो गया। जैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमेनेंस ने मेरा हाथ हिलाया, मैं पहले से ही उनके पक्ष में था। बहुत समय हो गया जब मेरे शरीर ने यह प्रकाश महसूस किया था। हाँ हाँ, ब्लैक इम्परमेनेंस ने मेरा कंधा थपथपाया और जोर से हंसा। मैंने कई लोगों को इस तरह मरते देखा है, लेकिन ताम सिन्हा, तुम्हारी जलती हुई उपस्थिति ने हम दोनों को चौंका दिया। उनका चेहरा इतना खुश था कि मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। मैं सिर्फ हाथ जोड़कर उनसे विनम्रता से कुछ शब्द कह सका, फिर अपना सिर नीचे की ओर घुमा लिया। आसपास के लोग और महिला सभी बहुत खुश थे, जयकार कर रहे थे और महान राष्ट्रीय शिक्षक का नाम पुकार रहे थे। राष्ट्रीय शिक्षक अकेले ही ऊंचे मंच पर चले गए। उनकी आंखें कुछ देर तक राख को घूरती रहीं। उनका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ता गया। चलो, वापस जाओ और अपने दोनों भाइयों को बताओ कि तुम्हारा जीवन कैसा रहा है। 1 मिनट रुको, तुम दोनों यहाँ खड़े रहो और 1 मिनट मेरा इंतजार करो। मैं
मेरा अभी भी कुछ काम अधूरा है। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बाई वू चांग ने कहा, युद्ध देवता। मैंने सिर हिलाया। जल्दी करो। शाही ड्रैगन ऊर्जा अभी भी पहले की तरह मजबूत थी। सौभाग्य से मैं अब एक आत्मा शरीर बन गया था, इसलिए इसमें प्रवेश करना आसान था। बहुत आसान। जब मैंने माचखे को देखा तो वह सम्राट की मेज के सामने खड़ा था। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, कृपया मेरी पत्नी की रक्षा करें। सम्राट ने चाय का घूंट लिया और कहा, वह तो बस एक औरत है। महाराज, ताम सिंह मेरी जिंदगी है। मेरा हृदय द्रवित हो गया है, गर्मजोशी से भर गया है। उसके पास रुककर उसे पीछे से गले लगाया। मचखे, तुमसे मिलने में सक्षम होने के लिए 3 जीवन सौभाग्य। 14। माचखे अकड़ गया। वह बलपूर्वक पीछे मुड़ा। उसकी आंखें मेरे शरीर से गुजर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ रुकें। जैसे कुछ महसूस कर रहा हो, माचखे अचानक बाहर की ओर भागा। कितना साहसी! सम्राट के पास बैठा हिजड़ा चिल्लाया। सम्राट ने हिजड़े को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। माचखे मुख्य हॉल से निकलकर महल से बाहर भागा। मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे गया। वह पहले घर लौटा और देखा कि कमरा खाली था और वहां कोई नहीं था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। कुछ क्षण तक स्थिर खड़े रहने के बाद वह फिर से तेजी से बाहर निकल गया। रास्ते में उसने कई लोगों से पूछा और आखिरकार लड़खड़ाता हुआ बाजार में पहुंचा। उस समय ग्रैंड मास्टर एक ऊंचे मंच पर खड़े थे। उनके हाथ में मुट्ठी भर राख थी। उन्होंने गंभीरतापूर्वक कहा, मैं ताम सिंह की पहचान स्पष्ट करने के लिए महान राष्ट्रीय शिक्षिका के नाम का उपयोग कर रहा हूँ। वह कोई राक्षस नहीं है। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कानों में सारा शोर गायब हो गया हो। मुझे सिर्फ माचखे की खाली आंखें दिखीं, जो लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हट रही थी। मैं उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मेरा हाथ उसके शरीर से होकर गुजर गया। मैंने धीरे से आह भरी। तैम सिंह। उसने धीरे से मेरा नाम पुकारा। वह अकथनीय दर्द से भरा हुआ था। मैंने जवाब दिया, हाँ। अचानक मुझे याद आया, अब वह मेरी आवाज नहीं सुन सकता था, नहीं मुझे देख सकता था। तैम सिंह। मैं यहाँ हूँ। लेकिन उसकी नजरों में मैं मर चुका था। माचखे के जीवन में तम सिंह का अस्तित्व नहीं रहा। नोट 13। अमर शैली एक साधक की शैली है। 14। तम सिंह हो हान। 3 जन्मों का सुख। अब सुख 3 जन्मों के अभ्यास के कारण है। जीवन काल